अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड के लेक्चर नंबर 4 को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ आज हम डिस्कस करने जाएंगे और वो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले ये लेक्चर डॉक्टर इलियास गेट की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड टीचिंग पर ये लेक्चर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है। याद रहे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी, तो उन्हें मिस मत कीजिएगा। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक एप्टीट्यूड के हवाले से हम यहाँ डिस्कस करने जाएंगे। याद रहे कि जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, लाइव सेशन में हम इसके प्रैक्टिस एमसीक्यू को बाकायदा डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the conversion of heat energy into mechanical energy और वाइस वर्सा। भाई फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं कि हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री आपके दो या फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। इस ब्रांच में हम बाकायदा डिस्कस करते हैं। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो हमारे कोर्स में इसके दो लॉ हैं। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एक स्टेटमेंट तो वही बन जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली। याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक ये फॉर्म है, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म है और इसके साथ साथ चैप्टर 14 में आप एक और लॉ पढ़ोगे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करेगा। वो एमसीक्यू के तौर पर आपको याद दिला रहा हूं, लेंस लॉ है। लेंस लॉ चैप्टर 14 में मैं आपको बताऊंगा कि लेंस लॉ भी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, डील करता है। तो दो लॉ हमारे कोर्स में है, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा है लेंस लॉ जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, डील करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अक्सर जगहों पर एनर्जी वही स्टेटमेंट वही होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एक स्टेटमेंट ये याद रखनी है। दूसरी इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, वो उसका फॉर्मूला होता है और इसका फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी में जो तब्दीली आती है वो बराबर होती है नेट हीट फ्लो के माइनस वर्क डन के। ये इसका एक फॉर्मूला है जो कि हम सेंटेंस में हम लिख देते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम फॉर्मूले की बेस पे लिखते हैं। अब न्यूमेरिकल जब हम लाइव सेशन में बाकायदा हम डिस्कस करेंगे ना, तो उसके लिए मैं आपको याद करवा देता हूं कि बेटा ये याद रखना कि जब भी न्यूमेरिकल में कहा जाए ना इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी तो डेल्टा यू की वैल्यू प्लस में लेनी है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी लिखा हो तो डेल्टा यू की वैल्यू माइनस में, हीट सप्लाई लिखा हुआ होगा तो प्लस में, हीट रिजेक्ट होगा तो माइनस में। इसी तरीके से वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम हमें काम करके दे रहा है तो वर्क डन की वैल्यू के साथ प्लस में आएगा और सिस्टम पर काम किया जाएगा ऑन द सिस्टम अगर बात की जाएगी तो वर्क डन की वैल्यू किस में होगी, माइनस में। ये बात आपने क्या करनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसी तरीके से इसका जब एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे तो बेटा ये अच्छे से याद रखना, तो प्रैक्टिस एमसीक्यू में आपको बड़ा फायदा होगा। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमारे पास जो है वो 4 एप्लीकेशन है और एक है आइसोबैरिक प्रोसेस, दूसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस, तीसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस और चौथा है एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है जिसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। आइसोथर्मल वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
और एडियाबैटिक प्रोसेस ये वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, नो फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी अगर फ्लो ना करे तो वो कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर इसी तरीके से आइसोबैरिक प्रोसेस में सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी दी जाती है, जब हम डेरिवेशन करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी दी जाती है वो बराबर होती है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बाय द सिस्टम के। आइसोबैरिक प्रोसेस में सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी दी जाती है वो किसके बराबर होती है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और साथ ही साथ क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम के क्या है, ये बराबर है। इसी तरीके से आइसोकोरिक प्रोसेस और वर्क डन का फॉर्मूला जब हम ड्राइव करते हैं तो क्या होता है, पी डेल्टा वी। ये केमिस्ट्री के लेक्चर में भी बाकायदा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी डेरिवेशन के साथ, तो वो भी देख सकते हो। तो वर्क डन जो है ये बराबर होता है किसके, पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी जो है क्या है, वर्क डन का ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी दी जाती है वो पूरी की पूरी इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वर्क डन वहां होता ही नहीं है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी दी जाती है वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब यहाँ वर्क डन जो होता है, इसका मतलब जो है यहाँ वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के। या दूसरे अल्फाज में कहा जाए वर्क डन जीरो के बराबर है, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए वर्क डन क्या होता है, मिनिमम होता है। वर्क डन क्या होता है, या तो जीरो के बराबर है या वर्क डन किसके बराबर है, मिनिमम के क्या होता है, ये बराबर होता है, क्योंकि पूरी की पूरी हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी दी जाती है वो पूरी की पूरी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो पूरी की पूरी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब यहाँ इंटरनल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती, और इंटरनल एनर्जी में तब्दीली नहीं आती इसका मतलब क्या है, डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, जीरो। और ये डाउ के 2009 के पास पेपर जब आप सोल्व करोगे उसमें देखना, और 2013 के पास पेपर देखना, इसमें दोनों में ये एमसीक्यू आया हुआ है, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो किसे शो कर रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस को। और बच्चा क्या लगा देता है, आइसोकोरिक। भाई डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होता तो आइसोकोरिक होता, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, स्टार बना लेना, इसको अच्छे से याद रख लेना। डेल्टा यू इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो हमने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी दी वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो गई है, वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है, लिहाजा इंटरनल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती। और पूरी की पूरी हीट एनर्जी जो है वो अगर वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है तो इसका मतलब जो है यहाँ वर्क डन जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम। मिनिमम पूछा जाए तो आंसर होगा आइसोकोरिक, मैक्सिमम पूछा जाए तो आंसर होगा आइसोथर्मल। इसी तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस में हम हीट एनर्जी फ्लो ही नहीं करवाते। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम हीट एनर्जी फ्लो ही नहीं करवा रहे होते, फिर भी अगर हमें वर्क डन चाहिए तो वर्क डन कैसे मिलेगा, ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी तो ही हमें वर्क डन मिलेगा, क्योंकि हीट एनर्जी तो हम दे ही नहीं रहे। तो यहां बेसिक बात के बाद फिर पेपर में आता है इन चारों में से आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो एप्लीकेबल होता है चार्ल्स लॉ के। इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जो एप्लीकेबल होता है चार्ल्स लॉ के। तो हमें चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट आनी चाहिए। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट किस में, आइसोबैरिक में। इसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस जो है वो एप्लीकेबल है किसके लिए, आइसोबैरिक प्रोसेस जो है वो क्या है, एप्लीकेबल है किसके लिए, चार्ल्स लॉ के। और चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है, V अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। पेपर में दूसरे अल्फाज में भी पूछा जाता है, V अपॉन टू इक्वल टू कांस्टेंट किसे शो कर रहा है, आइसोबैरिक को। याद रखना एमसीक्यू का, कौन सा लॉ जो है वो एप्लीकेबल है आइसोबैरिक प्रोसेस में, तो चार्ल्स लॉ। इसी तरीके से अगर बॉयल्स लॉ की बात की जाए तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है, और उसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कहाँ कांस्टेंट है, आइसोथर्मल में। इसका मतलब जो है इन चारों में से कौन सा एप्लीकेबल है बॉयल्स लॉ के लिए, तो हमने एक आंसर लगाया, एप्लीकेबल फॉर बॉयल्स लॉ में क्या आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एप्लीकेबल फॉर बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, PV इक्वल टू कांस्टेंट, जो केमिस्ट्री वाले पार्ट में डिटेल में डिस्कस भी की है। PV इक्वल टू कांस्टेंट किसे शो करता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट किसे शो कर रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से देखो भाई, बॉयल्स आइसोबैरिक और आइसोकोरिक बड़े सिंपल थे, लेकिन अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो अच्छा सा जहन में रखना अच्छे से। भाई यहाँ एक्सपेंशन भी हो सकती है और कंप्रेशन भी हो सकती है। एक बुनियादी बात याद रखना, जब भी कोई गैस एक्सपेंड होती है, व्हेन अ गैस सडनली एक्सपेंड, उसका टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। जब एक गैस है ना
जब एक गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है। व्हेन अ गैस सडनली एक्सपेंड, जब कोई गैस अचानक से सडनली एक्सपेंड होती है, उसका टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये अगर समझोगे तो आगे बहुत आसानी है आपके लिए। जब कोई गैस अचानक से एक्सपेंड होती है, जब कोई गैस अचानक से एक्सपेंड होती है, उसका टेम्परेचर जो होता है वो कम इसलिए हो जाता है कि गैस ने खुद वर्क डन किया। भाई गैस को एक्सपेंड करने के लिए हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता। भाई गैस एक सिलेंडर से लीक हो रही है, खुद ब खुद फैलना शुरू हो जाएगी, हमें फैलाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने कहा व्हेन अ गैस सडनली एक्सपेंड, जब गैस अचानक से क्या होती है, एक्सपेंड होती है, उसका टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। और उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो है, अगर एक गैस है वो सडनली एक्सपेंड हो रही है, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, कम होने की वजह कि वो वर्क डन खुद कर रही है। और वर्क डन खुद कर रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है, उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो वर्क डन में इस्तेमाल हो रही है। तो जब कोई गैस फैलेगी उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम क्यों हो जाएगा, गैस ने वर्क डन किया। कैसे वर्क डन किया, अपनी इंटरनल एनर्जी उसने इस्तेमाल कर दी। अपनी इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करते हुए गैस ने वर्क डन किया है, लिहाजा उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो गई है। और अपनी इंटरनल एनर्जी कम होने की वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। अब इसका उल्टा कर देते हैं, व्हेन अ गैस कंप्रेस, भाई गैस कंप्रेस खुद ब खुद तो नहीं होगी। और जब गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो वर्क डन हमें करना पड़ता है। और हमारा किया गया वर्क डन उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। भाई ये गैस है जिसे मैं क्या करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ। कंप्रेस खुद ब खुद तो नहीं होगी, और कंप्रेस अगर खुद ब खुद नहीं होगी तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और हमारा किया गया वर्क डन उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। हमारा किया गया वर्क डन उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या होता है, इस्तेमाल हो जाता है। लिहाजा होता क्या है, उसके टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है। जब एक गैस को हम कंप्रेस करते हैं, जब एक गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो उसके टेम्परेचर में क्या हो जाता है, उसके टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है, क्योंकि हमारा किया गया वर्क डन जो है उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या होता है, इस्तेमाल हो जाता है। अब गौर से देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगी, एक्सपेंशन भी होगी, कंप्रेशन भी होगी। जब गैस एक्सपेंड होगी ना, हीट एनर्जी तो फ्लो हम कर नहीं रहे, जब गैस एक्सपेंड होगी, अभी मैंने आपको बताया उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम क्यों हो जाएगा, उसका रीजन भी बताया। और एडियाबैटिक कंप्रेशन, कंप्रेस करेंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ा, और हमारा किया गया वर्क डन, हमारा किया गया वर्क डन जो है उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। लिहाजा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लिहाजा उसके टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, हीट एनर्जी हम फ्लो नहीं करते। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, गैस खुद ब खुद फैल रही है, टेम्परेचर कम होगा। इसी तरीके से एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करते हैं तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा, हमें वर्क डन करना पड़ता है, और हमने वर्क डन के जरिए क्या किया है, उसको कंप्रेस किया। वर्क डन के जरिए कंप्रेस किया और हमारा किया गया वर्क डन उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लिहाजा उसके टेम्परेचर में क्या हो जाता है, इजाफा होता है। अब सेम आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी होती है और आइसोथर्मल कंप्रेशन भी होती है। और आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर में तब्दीली नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और अभी मैंने कहा एक्सपेंशन जब भी होगी टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। टेम्परेचर एक्सपेंशन जब भी होगी, टेम्परेचर में गैस जब एक्सपेंड होगी ना, टेम्परेचर में क्या आ जाती है, गैस जब एक्सपेंड होगी टेम्परेचर के अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो अब टेम्परेचर मेंटेन रखना है, क्या रखना है हमें, टेम्परेचर जो है हमें क्या रखना है, मेंटेन रखना है। तो टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखेंगे, हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। भाई टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीट एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ जाएगी, हमें हीट एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एनर्जी सप्लाई की जाएगी, और कंप्रेशन में तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हम वर्क डन कर रहे होते हैं कंप्रेस करने के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, कोल्ड बॉडी रखनी होगी, और हम इसकी हीट एनर्जी को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। हमें हीट एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, हमें हीट एनर्जी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, हमें हीट एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो सेम ही रखना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन के अंदर हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को कम होने से कैसे रोकेंगे, हीट सप्लाई करके। इसी तरीके से आइसोथर्मल कंप्रेशन में टेम्परेचर को बढ़ने से कैसे रोकेंगे, हीट एनर्जी को रिजेक्ट करके। अब एक बात जहन में, एक इंपॉर्टेंट बात रखना, हीट एनर्जी रिक्वायर्स अ सफिशिएंट टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह
हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए एक मखसूस वक्त जो है वो चाहिए होता है। हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक मखसूस टाइम चाहिए होता है। अगर वो मखसूस टाइम दोगे तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, वरना हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जो बच्चे वीडियो देख रहे हो वो कमेंट में बाद में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बचपन में आग जो है ना, मोमबत्ती की जो है ना आग जल रही है उससे उंगली गुजारी होगी। बचपन में छोटे बच्चे होते हैं ना, कैंडल की जब फ्लेम जल रही होती है उससे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, फिंगर जो है वो हम क्या करते हैं उससे गुजारते हैं, और फिंगर गुजारते क्या उंगली जलती है हमारी? जवाब है नहीं, क्योंकि हम अपनी फिंगर को बहुत जल्दी से गुजार देते हैं ना, और बहुत जल्दी से गुजार देते हैं तो हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने का मौका नहीं मिलता। और हीट एनर्जी को एक मखसूस टाइम चाहिए ताकि वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या कर सके, ट्रांसफर हो सके। तो हुआ क्या कि आग जल रही है, हम उससे फिंगर गुजारते हैं लेकिन हमारी फिंगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि हमने उसको टाइम ही नहीं दिया। अगर आप फिंगर को आग जल रही है उसके बीच में आपने फिंगर रख दी और काफी देर तक इंतजार करो, फिर आपको लग पता जाएगा कि वो आग कितनी खतरनाक साबित है, हम फौरन से हटा देते हैं, लिहाजा हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने का मौका ही नहीं मिलता। तो हुआ ये कि भाई हमें हीट सप्लाई करनी है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, और आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट एनर्जी क्या करनी है, रिजेक्ट करनी है। और हीट सप्लाई करने के लिए और हीट रिजेक्ट करने के लिए हमें तो एक टाइम चाहिए। हीट सप्लाई करने के लिए और हीट रिजेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मखसूस वक्त चाहिए, और वो मखसूस वक्त अगर हम देंगे तो हीट सप्लाई हो सकेगी और हीट रिजेक्ट हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी। तो हमें आइसोथर्मल प्रोसेस को क्या करवाना पड़ेगा, हमें आइसोथर्मल प्रोसेस को स्लोली करवाना पड़ेगा। हमें आइसोथर्मल प्रोसेस को क्या करवाना पड़ेगा, स्लोली परफॉर्म करवाना होगा, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हम हीट सप्लाई भी कर सकें और हीट क्या कर सकें, रिजेक्ट भी कर सकें। जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस की मैं बात करता हूं, हम तो चाहते ही नहीं है हीट फ्लो, जैसे आग है ना, तेजी से हमने क्या कर दिया, गुजार दिया। हम तो चाहते ही नहीं है कि हीट एनर्जी क्या हो, फ्लो हो, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या करवाएंगे, रैपिडली करवाएंगे। क्या करेंगे, हम तेजी से क्या करेंगे, उसे परफॉर्म करवाएंगे, रैपिडली परफॉर्म करवाएंगे, ताकि हीट एनर्जी जो है वो फ्लो ही ना हो। तो याद रखना, एडियाबेटिक प्रोसेस को हमेशा हम रैपिडली परफॉर्म करवाते हैं और आइसोथर्मल को हम हमेशा स्लोली परफॉर्म करवाते हैं। फिर इन चारों की जो है वो ग्राफ आ जाते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस में पी और वी की हम बात करते हैं, ना प्रेशर की एक्सेस ऊपर जा रही है ना नीचे, बिल्कुल सीधी है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, या आइसोबैरिक प्रोसेस है। देखो ग्राफ बना हुआ आ जाता है और पहचानने को कहा जाता है, पहचानो किसका ग्राफ है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें आप देखेंगे ना लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ना नीचे की तरफ जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका मतलब क्या है, ये आइसोबैरिक है। आइसोकोरिक के अंदर, आइसोकोरिक की अगर मैं बात करता हूं तो आइसोकोरिक के अंदर क्या है, प्रेशर की लाइन तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम की लाइन ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसी तरीके से आइसोथर्मल और एडियाबेटिक की अगर हम बात करते हैं, दोनों का ग्राफ एक जैसा होता है। अब दोनों की ग्राफ को कैसे डिफरेंशिएट करें, आइसोथर्मल का कर्वेचर कम होता है क्योंकि ये प्रोसेस स्लोली परफॉर्म करवाया जाता है, और एडियाबेटिक का कर्वेचर, एडियाबेटिक प्रोसेस का कर्वेचर जो होता है वो ज्यादा होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस का जो कर्वेचर होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि ये प्रोसेस क्या करवाया जाता है, रैपिडली। अभी कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बताया, एडियाबेटिक का जो कर्वेचर जो होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि ये रैपिडली परफॉर्म करवाया जाता है, और आइसोथर्मल का जो कर्वेचर होता है वो कम होता है क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो क्या करवाया जाता है, स्लोली परफॉर्म करवाया जाता है। तो चारों के ग्राफ, ये आइसोबैरिक का ग्राफ है, ये आइसोकोरिक का ग्राफ है, ये आइसोथर्मल का ग्राफ है क्योंकि कर्वेचर कम है, और ये एडियाबेटिक का है। तो अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की चारों एप्लीकेशन जो कॉन्सेप्चुअली जिसने अच्छे तरीके से अभी समझी, वही जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बेस पर कार्नोट इंजन की तरफ आ सकता है। तो अब देखें भाई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्टीट्यूड में सवाल जो है वो ना होने के बराबर ही पूछे गए। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे याद नहीं पड़ता कि 10-12 साल के पास पेपर के जो ओवरव्यू जो मैंने किए हुए हैं उसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सवाल ना होने के बराबर ही कोई नजरों से गुजरा हो। लेकिन एहतियातन मैं आपको एडवाइस दूंगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 2 स्टेटमेंट है, केल्विन्स स्टेटमेंट और कोलोसियस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना। हो सकता है स्टेटमेंट लिखी भी आ जाए और कहा जाए कि केल्विन स्टेटमेंट पहचानो, कोलोसियस पहचानो, या मोटी सी बात पूछ ली जाए कि केल्विन स्टेटमेंट जो है वो किसको डील करता है, तो केल्विन स्टेटमेंट हीट इंजन को डील करता है, और कोलोसियस स्टेटमेंट किसे डील कर रहा होता है, रेफ्रिजरेटर को क्या करता है, वो डील करता है। इसी तरीके से अब
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 4 एप्लीकेशन पढ़ी ना, तो अब आपके लिए जो है वो कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल जो है वो समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो कार्नोट इंजन की अगर हम बात करते हैं, एन आइडियल हीट इंजन विच इज फ्री फ्रॉम ऑल मैकेनिकल लॉसेस। भाई कार्नोट इंजन कोई हकीकत में हीट इंजन नहीं है। कार्नोट इंजन जो है एक आइडियल हीट इंजन है, एक मॉडल है। हकीकत में ये हीट इंजन नहीं है। हकीकत में फर्स्ट हीट इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज स्टीफन। जनरल नॉलेज में अगर आपसे पूछा जाए, बल्कि फिजिक्स में आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है पहले ही चैप्टर में, पहला हीट इंजन इन्वेंट करने वाले साइंसदान का नाम, उसका नाम है जॉर्ज स्टीफन। जॉर्ज स्टीफन वो साइंसदान था जिसने सबसे पहले हीट इंजन क्या किया था, उसने इन्वेंट किया था। सेडी कार्नोट ने, जिसने कार्नोट इंजन का सिर्फ एक मॉडल पेश किया था, आइडियल हीट इंजन का उसने एक मॉडल पेश किया था। तो हमने कहा एन आइडियल हीट इंजन विच इज फ्री फ्रॉम ऑल मैकेनिकल लॉसेस। ये हकीकत में कोई इंजन नहीं है, ये एक आइडियल हीट इंजन है जो कि तमाम मैकेनिकल लॉसेस से क्या होता है, फ्री होता है, और उसे हमने नाम दिया कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं कार्नोट साइकिल। तो अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, याद रखिएगा, द प्रोसेस विच स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम पॉइंट। हर वो प्रोसेस जो है वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा जो जहां से शुरू होगा, हर वो प्रोसेस जो साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा जो जहां से शुरू होगा वहीं पर जाकर क्या हो, खत्म हो, वो कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। द प्रोसेस विच स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, वो प्रोसेस जो स्टार्ट और एंड जो होगा वो सेम पॉइंट पर होता है, उसे क्या कहते हैं, हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना, जहां से शुरू हो रहा है वहीं जाकर खत्म हो रहा है, तो उसकी डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, 0। ये याद रखना, डाउ के पास पेपर में पूछा गया है कि डेल्टा यू इक्वल टू 0 साइक्लिक प्रोसेस के लिए और आइसोथर्मल के लिए था, ये बात थी। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमने कहा कि वो साइक्लिक प्रोसेस जो कार्नोट इंजन के अंदर परफॉर्म करवाया जाता है, वो साइक्लिक प्रोसेस जो कार्नोट इंजन के अंदर परफॉर्म करवाया जाता है ताकि वो वर्क डन कर सके, वो साइक्लिक प्रोसेस जो कार्नोट साइकिल के अंदर परफॉर्म करवाया जाता है ताकि वो वर्क कर सके, उस साइक्लिक प्रोसेस को हम नाम देते हैं कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल के हमारे पास 4 स्टेप है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के 4 स्टेप हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन 4 है। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन अभी मैंने आपको वीडियो में समझाया, तो क्या था, एक्सपेंशन हो रही है, इसका मतलब प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। आइसोथर्मल को हमेशा क्या करवाते हैं, स्लोली परफॉर्म करवाते हैं। इसी तरीके से इसमें आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, एक्सपेंशन के दौरान तो टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए था, अभी डिस्कस किया। और कम होने से कैसे रोका, हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब हॉट बॉडी पर क्या करना होगा, हमें रखना होगा। तो अगर आपको ये 4 मोटी बातें याद है तो इंटर का बच्चा तो अपने अल्फाजों में लिख सकता है। In this process, the pressure of the system decreases so that the volume of the gas increases. This process is performed slowly, in which the temperature is constant because of the heat is supplied to the system because of the hot body. अगर आपकी वर्डिंग अच्छी है तो इंटर का पूरा जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का पैराग्राफ है वो आप इस बेस पर आराम से लिख सकते हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, भाई एक्सपेंशन है प्रेशर कम करना होगा, एक्सपेंशन है मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। एडियाबैटिक होता है हमेशा रैपिडली परफॉर्म करवाया जाता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, अभी मैंने बताया। और हीट फ्लो से हमें क्या करना है, बचाना है, तो हमें क्या रखना होगा, इंसुलेटर। तो टेम्परेचर कम होगा और इसमें हमने कहा नो फ्लो ऑफ हीट। हमने रैपिडली करवाया ना, रैपिडली करवाया तो हीट एनर्जी को फ्लो होने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। आइसोथर्मल है तो स्लोली परफॉर्म करवाएंगे, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और हमें मालूम है कि गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर को बढ़ने से कैसे रोकेंगे, हमें हीट एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा कोल्ड बॉडी की मदद से। हीट एनर्जी को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, किसकी मदद से, कोल्ड बॉडी की मदद से हमें हीट एनर्जी को बाकायदा रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम। एडियाबैटिक है रैपिडली परफॉर्म करवाएंगे, कंप्रेशन के वक्त टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और हम हीट को फ्लो होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, इंसुलेटर। और दूसरा रैपिडली करवाए ना, रैपिडली भी अगर करवाएंगे तो हीट एनर्जी को फ्लो होने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, नो फ्लो ऑफ हीट। क्या है, नो फ्लो ऑफ हीट, हीट एनर्जी को फ्लो होने का मौका नहीं मिलेगा।
तो पेपर में बताइए क्या हो सकता है, आपके पास बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कार्नोट साइकिल। तो अब अगर आपको टेक्निकली ये सारे पॉइंट कॉन्सेप्चुअली याद है ना, पकड़ लोगे कि भाई किस में रैपिडली होगा, किस में टेम्परेचर में तब्दीली आएगी, किस में इंसुलेटर रखेंगे, किस में हीट सप्लाई करेंगे, किस में हीट रिजेक्ट करेंगे, ये सारे हो जाएंगे। इसी तरीके से कार्नोट साइकिल का हमारे पास बाकायदा क्या है, ये पूरा एक ग्राफ है, पीवी डायग्राम है, जिसमें पहला प्रोसेस देखो कर्वेचर कम है तो ये आइसोथर्मल है। देखो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और आहिस्ता से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आइसोथर्मल नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। दूसरे में देखो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, तेजी से हो रहा है, कर्वेचर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। इसी तरीके से इसमें प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये आहिस्ता से हो रहा है क्योंकि कर्वेचर कम है, और ये तेजी से हो रहा है, तेजी से प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो यहां मैंने 1 2 3 करके लिखा हुआ है, देखो भाई ये ग्राफ को सामने रखो, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 2 3 और 4, 1 आइसोथर्मल, 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन और 4 जो है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो पेपर में ये ग्राफ बना हुआ आ जाएगा और लिखा हुआ होगा 1 के बारे में पूछा जाएगा कि इस 1 प्रोसेस के दौरान क्या होगा, तो आप पहचान जाओगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है कि नंबर 1 प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, हीट सप्लाई क्या करना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा ना इन चारों में से 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमें मालूम है आइसोथर्मल था, इसमें हीट सप्लाई करनी पड़ी थी। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी, हमें मालूम है आइसोथर्मल कंप्रेशन है, उसमें हीट क्या करनी पड़ी थी, रिजेक्ट करनी पड़ी थी। इसी तरीके से पूछा जाएगा इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो रैपिडली परफॉर्म करवाएगा, हमें मालूम है 2 और 4 रैपिडली परफॉर्म करवाएंगे। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है, हमें मालूम है 1 और 3 में सेम रहता है। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी फ्लो नहीं करती, हमें मालूम है 2 और 4 में। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंसुलेटर रखना पड़ता है, हमें मालूम है 2 और 4 में रखना पड़ता है। इसी तरीके से इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो लाजमी हमें रैपिडली करवाना है, तो आपके पास आंसर होगा 2 और 4, और स्लोली करवाना है तो 1 और 3। मतलब कोई भी सवाल अगर कॉन्सेप्चुअली समझा हुआ है तो मुझे उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर इसी तरीके से एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन के हवाले से बाकायदा आपके पास जो है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन के हवाले से कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट हमें क्या चाहिए होता है, वर्क डन। इनपुट हम क्या दे रहे होते हैं, हीट सप्लाई, और हीट सप्लाई को हमने किससे शो किया हुआ है, हीट सप्लाई को हमने Q1 से क्या किया है, शो किया, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से ये फॉर्मूला याद रखना है, वर्क डन दिया हुआ, हीट सप्लाई दिया हुआ, एफिशिएंसी पूछी जाए, वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। इंटर वाले बच्चों परेशान ना हो, तुम लोगों को डिटेल में मैं बाकायदा न्यूमेरिकल बाकायदा सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन ये एप्टीट्यूड के लिहाज से जो है वो थोड़ा एडवांस हो रहा है। अगर बेसिक अगर आपकी अच्छी है तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Q1। हीट सप्लाई में से हीट रिजेक्ट करो तो वर्क डन आ जाएगा, ये भी फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। जब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला आता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसमें Q1 शो करता है हीट सप्लाई को और Q2 शो करता है हीट रिजेक्ट को। Q1 शो करता है हीट सप्लाई को और Q2 शो करता है हीट रिजेक्ट को। फिर इसी तरीके से हम एक और डेरिवेशन करते हैं जिसमें इसी को हम आगे ड्राइव करते हैं तो हमारे पास एक और फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है जिसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसमें T1 जो है वो हाई टेम्परेचर को शो करता है और T2 शो करता है लो टेम्परेचर को। याद रहे हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों की मैं बात कर रहा हूं। वैल्यू जो है वो मस्ट बी इन केल्विन, वैल्यू जो होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, वैल्यू जो है वो लाजमी जो है वो क्या होनी चाहिए, केल्विन में होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। हम लाइव सेशन में जब इसके एमसीक्यू और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो आज के इस सेशन को हम एंड करते हैं अपनी सिग्नेचर की करते हुए, क्योंकि स्टूडेंट ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि सर आपकी सिग्नेचर के बारे में हमने सुना है आपकी सिग्नेचर थोड़ी सी मुख्तलिफ है, तो वो मैं सिग्नेचर यहाँ आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको जिन्होंने विश की है वो देख सकें। ओके भाई, इल्म हम फैलाते रहेंगे, हमारी सिग्नेचर का बाकायदा ये एक मकसद है। तो ये हमारी सिग्नेचर है, इसमें अगर हम डेट आज की डाल देते हैं तो आज की 26 तारीख है, 26/7/2019 को ये लेक्चर बाकायदा ये रिकॉर्ड किया गया है।
तो आज के सेशन से इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।